ऐतिहासिक नाम गोरक्षपुर, गुरु गोरखनाथ का सिद्धपीठ। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा आज का गोरखपुर। श्री रामदरश मिश्र जी का जन्म इसी क्षेत्र के कछार अंचल के गांव डुमरी में 15 अगस्त 1924 तदनुसार सावन पूर्णिमा गुरुवार के दिन हुआ था। गीतकार के रूप में बहुत उनका थी रहल, चर्चा रहल, और गीतकार के बाद वो मंच छोड़ देना, अमन छोड़ कर को अपन उपन्यास कहानी लिखे लगना। अब कहानी है में अच्छी सफलता मिलल। अब कहानी पहले अपने घर से शुरू भइल। हमारे पत्नी के देहांत हो गई। वायु लेना तो एक जन हमार लड़का जन छोट बना अशोक, वह छोटा सा छोड़ के गई। तो अब उनसे लड़का सवाल कैले थी कि चाचा हमारी मम्मी मेले गई हैं। लोग गांव के कहते हैं कि मम्मी मेला गई हैं मिठाई लेने के लिए, और तमाम लोग जुटे और ले गए मम्मी को। अब यहीं बात से उनका कहानी शुरू हुई। और कहानी बड़ी चर्चित भई। सरस के कर नदिया तीर बुलाए। श्री मिश्र आज 90 वर्ष की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, परंतु इनकी सृजनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी ये अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए कर्मशील बने हुए हैं। रामदरस जी गांव से आते हैं, और सबसे अचरज की बात यह कि इस 90-92 वर्ष की अवस्था में भी वो गांव को अपने भीतर संभाले हुए हैं। गांव की सबसे बड़ी विशेषता होती है सहजता, साफ गोई और लगाव या कि आत्मीयता। अक्सर यह देखा जाता है कि रचनाकार से एक तरह से अभिन्न हुआ करती है। जैसा रचनाकार का व्यक्तित्व वैसे ही उसका कृतित्व, ये रामदरस जी में बहुत साफ दिखाई पड़ता है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के प्रसंग श्री मिश्र कहते हैं, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला आदमी हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझता हूँ। जब कोई तरह के साथ मुझे कोई चीज़ समझाता है तो भी पकड़ में नहीं आता है। यही हुआ होगा बचपन में कि लोगों ने बहुत जल्दी मुझे अक्षर ज्ञान कराया होगा, और अक्षर ज्ञान मुझे नहीं हुआ होगा। तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं है। लेकिन शायद माँ को ये मंजूर नहीं था। जाड़े के सुबह अलाव की राख बिखेर कर उसने मेरी अंगुली पकड़ी और कहा, बेटा लिखो क। तो माँ की अंगुलियों में इतनी आसक्त थी कि मेरी उंगलियों से अक्षर झड़ते चले गए। और जब एक बार अक्षर ज्ञान हो गया तो काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ों को पढ़ने लगा, समझने लगा, मॉनिटर रहा अपने क्लास में हमेशा। देहात में, हमारे गांव में, घर में विषमताएं बहुत थीं, गरीबी थी, संघर्ष था। इसलिए ये कल्पना नहीं थी कि मैं आगे बढ़ पाऊँगा।
कविता लेखन का बीज 1936 से ही इनके मानस में अंकुरित होने मेरे लगा। मन में कविता लिखने की तरफ बचपन में हो गई थी। शायद यहाँ तक पहुँचने का वो संकेत था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में कविताएं पढ़ता था, पाठ्यक्रम में लगी कविताएं पढ़ता था, लोकगीत सुनता था, तो मुझे लगता था मैं भी ऐसा लिखूं, काश मैं भी ऐसा लिखूं। तो जाहिर है कि मेरे मन में कविता का, साहित्य का बीज था और सारे संघर्षों के बावजूद वह बीज पल्लवित होता गया, विकसित होता गया और धीरे धीरे मैं आज यहाँ तक आया। 1945 में ये वाराणसी चले आए और 21 वर्ष की उम्र में एक प्राइवेट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तत्पश्चात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रख्यात प्राध्यापक आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सानिध्य में कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त करने लगे। श्री मिश्र की ये छवियां तब की हैं जब ये हिंदी भाषा भाषियों तथा साहित्यकारों के बीच एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। विद्यार्थी जीवन से ही रामदरस मिश्र ने गीत लिखने शुरू कर दिए थे और अपने गीतों के कारण इतने लोकप्रिय हुए कि बनारस जाने से पहले उनको कवि जी कहा जाने लगा। बनारस जाने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। फिर वो कविता में आए और कविता के साथ साथ उन्होंने कथा लेखन शुरू किया। रामदरस मिश्र ने जितनी विधाओं में लिखा है उसमें कहना मुश्किल है कि वे बड़े कवि हैं, कि बड़े उपन्यासकार हैं, कि बड़े कहानीकार हैं या बड़े संस्मरण लेखक हैं, बड़े जीवनीकार हैं। जिस भी विधा में उन्होंने लिखा बड़ी आत्मीयता और बड़ी गहराई के साथ लिखा उन्होंने। बीएचयू से ही इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एवं मास्टर डिग्री प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ कविताओं की रचना भी चलती रहती थी। उन दिनों को स्मरण करते हुए डॉक्टर मिश्र कहते हैं, शुरू में काशी में जो हम छात्र थे वे तो परस्पर मिलते ही थे, भाईचारा था ही। गुरुओं का संबंध भी हमसे बहुत घना था। गोष्ठियों में गुरु भी जाते थे, हम लोग भी जाते थे, तो गुरु चेले का जो एक परस्पर प्रीतिकर संबंध है वो बना हुआ होता है। सन 1956 में ये सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा में व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए। फिर 2 वर्ष के बाद 1958 में गुजरात विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने लगे। गुजरात प्रवास काल में ही इन्होंने अपना बहुचर्चित उपन्यास दूसरा घर लिखा। यहीं के परिवेश में एक और लघु उपन्यास आदिम राग भी लिखा। यहाँ के इनके अनेकानेक प्रशंसक छात्र और सहकर्मी शिक्षकों में प्रमुख रूप से प्रोफेसर महावीर सिंह चौहान, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत विद्वान डॉक्टर रघुवीर चौधरी का नाम लेना आवश्यक हो जाता है। एक तो मिश्र जी साहित्यकार थे, कवि के रूप में उनका व्यापक स्वीकार हो चुका था। उनका जो शोध कार्य था हिंदी समीक्षा के विषय में, इसका भी हमारे लिए बड़ा महत्व था। और यहाँ गुजरात में हिंदी साहित्य को लेकर जो गोष्ठियाँ हुई और इसी कारण गुजराती और हिंदी के साहित्यकार एक दूसरे के निकट आए। इनका जो लेखन था और प्रकाशन था उसको बड़ी व्यापक भूमिका मिली। मिश्र जी के कारण हिंदी साहित्यकारों से जुड़े, ये बड़ी बात हम लोगों की थी। मिश्र जी में जो एक गीतकार की क्षमता है उसमें सामान्य मनुष्य के प्रति प्रीति, प्रकृति के प्रति प्रीति, एक बड़ी कड़ी, एक जोड़ने वाला तंतु सेतु बने। श्री चौहान ने रामदरस मिश्र की सृजन यात्रा नाम से एक पुस्तक लिखी। इसके पूर्व डॉक्टर रघुवीर चौधरी द्वारा इनका दूसरा कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से संपादित हो चुका था। डॉक्टर सविता मिश्र की कृति रामदरस मिश्र सृजन संवाद भी गुजरात की धरती का ही
श्रद्धा सुमन है। 1964 में दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए और मॉडल टाउन में अपना निवास रखा। क्या बात है मॉडर्न टाउन की, उस समय की तमाम साहित्यकार मॉडर्न टाउन में आ गए। लगता है कि मॉडर्न टाउन उस समय के साहित्यकारों का और प्रोफेसरों का एक खास अड्डा बन गया था। 1990 में प्रोफेसर के रूप में ये सेवा मुक्त हुए। साहित्यकार के रूप में अब तक की उपलब्धियों में इनके नाम 40 किताबें हैं। इनकी काव्य रचनाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट आभास होता है कि इस कवि हृदय प्रतिभा का प्रेरणा स्रोत गांव में बीता इनका बचपन, इनके गांव की प्राकृतिक शोभा, गांव के लोग, विशेषतः इनका पारिवारिक परिवेश ही रहा। गांव संबंधों के ऊष्मा के लिए मशहूर रहे हैं। गांव पूरी एक इकाई रहा है। पर्वों, त्योहारों, ऋतुओं, मौसमों के समय गांव में एक अद्भुत उल्लास होता था, सामूहिक उल्लास होता था। और हम एक दूसरे को पहचानते थे। गांव एक छोटी सी इकाई होने के बावजूद बहुत बड़ा होता था। गांव का हर आदमी एक कैरेक्टर होता था। हर गांव की अपनी, हर घर की अपनी एक पहचान होती थी। फिर भी अलग अलग पहचान के भीतर एक एकता थी। हमें ज्ञात होता था कि किस घर में आज चूल्हा जला है, किस में नहीं जला है, कौन सी आंखें रोई हैं, कौन सी आंखें हंसी हैं। संबंधी सबके संबंधी होते थे। भांजा सबका भांजा होता था। ये पहले की बात है। रामदरस जी की सबसे ज़्यादा ख्याति होती है उपन्यासों के माध्यम से। तो रामदरस जी ने जो पहला उपन्यास लिखा पानी के प्राचीर, उसके बाद लिखा जल टूटता हुआ, उसके बाद लिखा सूखता हुआ तालाब। और पानी उनका इतना प्रिय विषय था कि दिल्ली में रहने के बाद, मॉडल टाउन रहने के बाद उन्होंने फिर आकाश की छत नाम का उपन्यास लिखा जो पानी पर ही, वर्षा पर है। और ये रहीं इनकी कहानियों की क्रमशः 11 पुस्तकें। हिंदी साहित्य में एक युग पुरुष के रूप में पूर्णतः स्थापित हो चुके श्री मिश्र को हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाता रहा है, जिनमें से कुछ एक ये हैं। उनकी अगर कविता यात्रा की बात करें तो कविता यात्रा उनकी 1936 से शुरू होती है और वो समय था जब प्रगतिशील आंदोलन हिंदी में शुरू हो रहा था और उसका असर पूरे हिंदी कविता पर भी रहा, हिंदी समाज पर भी रहा। जितना भी लेखन हिंदी या उर्दू का उस पर उसका असर रहा है। रामदरस जी भी उससे कोई अछूते नहीं रहे, उन पर भी उसका असर रहा। और हम जानते हैं कि प्रयोगवादी आंदोलन भी हुआ, नई कविता का आंदोलन भी हुआ, लेकिन मिश्र जी ने इन सब आंदोलनों की चिंता किए बिना
अपने आप को अपनी तरह की कविता में प्रवृत्त रखा। अलका जी का कहना है, डॉक्टर रामदरश मिश्र ने साहित्य की लगभग हर विधा में लिखा है और भरपूर लिखा है, लेकिन जो उनकी एक ख़ास बात है जो उन्हें और दूसरे रचनाकारों से अलग और विशिष्ट बनाती है, वो है उनकी रचनाओं में एक ग्रामीण परिवेश को बचाए रखने की बात। गांव का मौसम, वहाँ की हवा, वहाँ का खुलापन, वो जो कि आजकल शहर के इस वातावरण में दुर्लभ है, वो उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत प्यार से संजो के रखा है। और मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ये जो गांव और परिवेश है वो एक परंपरा की तरह उनकी रचनाओं में आता है। अपनी बीमार माँ से कहा था, माँ मैं तेरी दवा लेने दिल्ली जा रहा हूँ। माँ ने पहले तो रोका, वह जादू नगरी है बेटे, वहाँ जाकर लोग भेड़ बकरे या सांप सुअर बन जाते हैं। फिर मौन यातनामयी आंखों से विदा ढरका दी, फिर मौन यातनामयी आंखों से विदा ढरका दी। मुझे उन आंखों की भाषा पढ़ते डर लगा था, मुझे उन आंखों की भाषा पढ़ते डर लगा था। पगडंडियाँ रास्तों से, रास्ते कच्ची सड़कों से, कच्ची सड़कें पक्की सड़कों से, पक्की सड़कें रेलों से मुझे जोड़ती चली गईं। कस्बों, नगरों और प्रदेशों के कंधों से होती हुई मेरी यात्राएं एक एक को छोड़ती चली गईं और मैं दिल्ली में आ गिरा। और मैं दिल्ली में आ गिरा और मैं एक अजनबी भीड़ में, और मैं एक अजनबी बीमार भीड़ में दवा खोजने लगा। और मैं एक अजनबी बीमार भीड़ में दवा खोजने लगा। खोजता रहा, खोजता रहा। अपठनीय अक्षरों से एक विराट पन्ने पर मैं भी कुछ गूंजता रहा। अपठनीय अक्षरों से भरे एक विराट पन्ने पर मैं भी कुछ गूंजता रहा। लेकिन जल्दी ही मुझे ज्ञान हो गया, मैं तभी से दवा नहीं दिल्ली को तलाश रहा हूँ। लेकिन जल्दी मुझे ज्ञान हो गया कि मैं तभी से दवा नहीं दिल्ली को तलाश रहा हूँ। किसी गली में अपने को फंसाकर अनेक गलियों को फांस रहा हूँ। और मन को समझा बुझा दिया है, माँ अब तक मर चुकी होगी। और मन को समझा दिया है कि माँ अब तक तो मर चुकी होगी। कल गांव से आने वाला एक नया नया युवक कह रहा था, माँ अभी मरी नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है। अपने आवास पर फुर्सत के क्षणों में अपनी पत्नी सरस्वती मिश्र के साथ कुछ समय गुजारना भी नहीं भूलते। अपनी पत्नी की दिनचर्या और पति पत्नी के संबंध को कविता के सांचे में ढालते हुए अपनी एक कविता सुनाते हैं। लगे बोलने काम काज है मौन हो गई बानी, कौन सुने अब कौन सुनाए सब जानी अनजानी। कौन सुने अब कौन सुनाए सब जानी अनजानी। कहते सुनते सुनते कहते साथ साथ सुख दुख में बहते। अब तो प्रिय हो गई कि मेरी तेरी एक कहानी। अब तो प्रिय हो गई कि मेरी तेरी एक कहानी। लगे बोलने काम काज है मौन हो गई बानी। घिसते घुलते हुए परस्पर हम हो गए स्वयं खुशबू घर। क्या बात है। घिसते घुलते हुए परस्पर हम हो गए स्वयं खुशबू घर। पता नहीं अब कौन है चंदन और कौन है पानी है। पता नहीं अब कौन है चंदन और कौन है पानी। लगे बोलने काम काज है मौन हो गई वाणी। आज के मनुष्य के बारे में अपनी धारणा रखते हुए कहते हैं, आज का मनुष्य जानवर से भी अधिक खूंखार हो रहा है। जंगल शहर में उगाए हैं। जंगल का प्राणी परेशान होकर सोचता है कि क्या आज जंगल में कोई आदमी आया था। मेरी कविता है चिड़िया। चिड़िया उड़ती हुई कहीं से आई और देर तक इधर उधर भटकती हुई अपना घोंसला खोजती रही। फिर थक कर एक जली हुई डाल पर बैठ गई और सोचने लगी, आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या।
रामदास जी ने पूरा एक युग जिया है। बड़ी बात ये है कि वे एक युग पुरुष साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य को नए आयाम ही नहीं दिए, नए मुहावरा भी दिया, नई भाषा की बंदिश भी दी और नए रचना कौशल, नए रचना शिल्प को हमारे सामने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिया। उनकी आत्मकथाएं और उनकी जो डायरी है वे एक तरह की से कन्फेशनल राइटिंग है। साहित्यकार डायरी लिखता है तो जाहिर है कि वह एक विधा है साहित्य की, और छिपाने के लिए नहीं है, औरों को पढ़ने के लिए है। तो जो बात हम कहानी में नहीं कह पाते हैं, कविता में नहीं कह पाते हैं, वो बात डायरी में आसानी से कह लेते हैं। वजह ये है कि डायरी में हम रोज़ बरोज़ की उन तमाम बातों को दे पाते हैं जो सामान्य तो हैं, लेकिन सामान्य के साथ भी कुछ विशेष सी दिखाई पड़ती हैं। अपने कृतित्व और अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट श्री मिश्र अपनी एक चर्चित गजल रचना सुनाते हैं। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूँ ही सर धीरे धीरे, उठाता गया यूँ ही सर धीरे धीरे। गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गिरा मैं कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे। न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, न हंसकर न रोकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे, मिला क्या न मुझको ऐ दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। इन्होंने अन्य साहित्यिक विधाओं जैसे गल्प, आलोचना, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, ललित निबंध, एवं साक्षात्कारों का लेखन भी पटुता के साथ किया। मेरी पहली जिज्ञासा ये होती है कि क्या आप मेरे संपादन से संतुष्ट हैं? हाँ, मुझे लगता है कि तुमने बहुत अच्छा संपादन किया है। संपादन में तुमने मेरी रचनाओं को क्रमशः संजोया है, उनकी चर्चा की है। मेरी जो रचनाएं हैं वो एक के बाद एक कुछ बदलती गई हैं। तुम्हारे संपादकीय पढ़ करके पाठक बहुत आसानी से मेरे साहित्य के बारे में सब कुछ जान सकता है। मैं आपके पूरे साहित्य से गुजरी हूँ और कहीं कहीं पे अधिकांश तो साहित्य में मैं यानी मेरे प्रथम पाठिका के तौर पर आप मुझे सुनाते रहे, कच्चा एक मसौदे के तौर पर उस तरह से सुनाते रहे, तो बहुत से जो वैल्यूज़ हैं वो चीज़ें मैं सुनती रही, समझती रही। तो मैंने ये देखा कि स्त्री के प्रति आपका जो एक स्त्री को लेकर के आपने जो साहित्य रचा है और जो जिया है उसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। मैंने अपने बचपन में और बाद में भी स्त्रियों को बहुत पीड़ित होते देखा है। उनकी पीड़ा, उनका दर्द
मुझे सालता गया है। मेरी बहन थी, बड़ी बहन थी, वो ससुराल में कैसे सताई गई और कैसे मरी, वह दृश्य अपनी सारी पीड़ा के साथ आज भी मेरे भीतर है। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सोकर उठता था तो मेरे आंगन में एक औरत आकर के कुछ काम कर रही होती थी। माँ से पूछता था, माँ ये कौन है? तो कहती थी, माँ ये अमुक की बहू है, गुण मार कर निकाल दिया है, यहाँ आकर के ठहरी हुई है, हमारे मायके की है। तो लिखाने कि एक तो सहज ही मेरा मन जो दलित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति आकुल होता है। दूसरा ये मैंने अनुभव किया है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लेखन में, और चाहे स्त्री के प्रति हो चाहे दलित के प्रति हो, लेखन में और जीवन में कोई फ़र्क नहीं आने पाया। कोई भी रचना हो, चाहे कविता, कहानी, कुछ भी हो, तो हमको सुनाते हैं और मैं उसे सुन के अपनी राय देती हूँ। तो ये कभी अगर मुझे पसंद नहीं आई तो हमने कहा कुछ जमा नहीं, तो इसको चेंज करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि झल्ला उठें कि क्यों नहीं जमा, ऐसा कुछ रोग गांठने जैसा कि मैं लिखता हूँ, मैं लेखक हूँ और तुम तो कुछ ऐसी हो नहीं, तुम क्यों इस तरह से करते, ऐसा कुछ नहीं। मेरे भावनाओं का पूरा आदर करते हैं शुरू से। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। पुस्तक का नाम है आग की हंसी। दिन डूबा अब घर जाएंगे, कैसा आया समय कि सांझे होने लगे बंद दरवाजे। देर हुई तो घर वाले भी हमें देखकर डर जाएंगे, दिन डूबा अब घर जाएंगे। आँखें आँखों से छिपती हैं, नज़रों में छुरियाँ दिपती हैं। हंसी देखकर हंसी सहमति, क्या सब गीत बिखर जाएंगे, दिन डूबा अब घर जाएंगे। गली गली और कूचे कूचे भटक रहा, पर राह न पूछे, कांप गया वह किसने पूछा, सुनिए आप किधर जाएंगे, दिन डूबा अब घर जाएंगे।